Hello and welcome to L&T Education. Let's crack government job. So my dear students, आज मैं एक सच्चाई बोलने वाला हूं। कभी कभी आपका दिमाग में आता है कि मैंने जो आपको वादा किया हूं कि मैं YouTube चैनल में कंटेंट बना रहा हूं एजुकेशन का, क्या मैं आपको भी वादा किया हूं कि एक साल मेरा चैनल के साथ जोड़ रहिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक हो सकते हैं, यानी कि आप अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी आप अच्छे तरह से कर सकते हैं। मैं ये चीज आपको बोला हूं। ओके, तो आपने सोचा होगा कि YouTube में क्या हर सारा कंटेंट देना पॉसिबल है, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत सारा कंटेंट चाहिए। आपको हिस्ट्री का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, आपको आर्ट एंड कल्चर का भी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का भी चाहिए, आपको साइंस का भी चाहिए, आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स तो मस्ट है। इतना सारा कंटेंट क्या L&T एजुकेशन में संभव है? तो इसलिए तो मैं आपको बोला एक साल आप मुझे एक साल टाइम दीजिए। एक साल में मैं कितना आपको कंटेंट दे पाता हूं और एक कंटेंट कितना फ्रूटफुल है आपके लिए। मैं तो पहले दो क्लास लेता था। पहले क्या लेता था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्लास लेता था एज पर द रूटीन। फिर जो लोग प्रिपरेशन करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, ओके, उड़ीसा बोर्ड का, तो मैं उन लोगों के लिए क्लास लेता। पर मैंने एक्स्ट्रा क्या डाला? मैंने एक्स्ट्रा डाला एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी क्यों डाला? क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी अगर आप रिवीजन करोगे तो आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा। देखो, एग्जाम में जो होता है गवर्नमेंट में ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। जो ग्रुप बी, ग्रुप सी का एग्जाम है तो उस पर क्या होता है, उस पर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। यानी कि देखो कहां पर कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है या फिर कहां पर मतलब क्लरिकल बेस का जब हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए फैक्चुअल क्वेश्चंस। जिसे पूछ देगा अकबर वाज द सन ऑफ व्यास, सपोज फॉर एग्जाम्पल, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड इन द ईयर ऑफ व्यास, from where we have taken but we have borrowed DPSP, Directive Principle of State Policy. So what is the GDP of India? What is the now कि or in the financial year 2024-25? These are factual questions. ये क्वेश्चन पूछता है ग्रुप से ग्रुप डी एग्जाम में। क्लियर? तो इसके लिए मैं आपको क्या नहीं दे रहा हूं, मैं आपको हिस्ट्री दे रहा हूं, ज्योग्राफी दे रहा हूं। आप देखिए ना, मैं जो रूटीन आपको किया था, ओके, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। Just look at here. Just look at here. 1 second. Yes. 1 second. खुल रहा है। देखो स्क्रीन पे देखो। देखो ये क्या लिखा है? देखो क्या ये क्या है? L&T एजुकेशन डेली शेड्यूल। डेली यानी कि रेगुलर बेसिस में 365 डेज आपको पढ़ाऊंगा। क्या लिखा है इधर? है बोर्ड एग्जाम, वो छोड़ दो, बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है उनको छोड़ दो, मैं उनको बाद में डिस्कस करूंगा। ये देखो, ये कॉम्पिटिटिव फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मंडे इंडियन पॉलिटी, ट्यूसडे इंडियन पॉलिटी। मैं इंडियन पॉलिटी का क्लास रेगुलरली डाल रहा हूं, नहीं डाल रहा हूं? अब तक मेरा ख्याल से 7-8 वीडियो में डाल चुका हूं इंडियन पॉलिटी में। ओके, मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर शुरू करके अभी मेरा क्या चल रहा है, पार्ट्स चल रहा है। पार्ट्स जो अपना 25 पार्ट्स है, मैं अप टू पार्ट IVA तक कंप्लीट कर चुका हूं। डिटेल किया हूं, फंडामेंटल राइट पढ़ाया हूं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी पढ़ाया हूं। ओके, फिर क्या पढ़ाया हूं? पार्ट IVA में फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाया हूं। ओके, आज मैं सब पार्ट को खत्म कर दूंगा, मतलब ऐसे डिटेल्स नहीं, मैं आपको ऐसे बोल कौन सा पार्ट में क्या है खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम शेड्यूल पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल सब डिस्कशन करेंगे। मैं तो आपको वादा कर रहा हूं ना, मैं सब करके दिखाऊंगा।
कौन बोलता है यूट्यूब चैनल में सब कुछ कंटेंट नहीं आता है? करके मैं दिखाऊंगा, करूंगा। बस आपको भरोसा करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सब कुछ जरूरी है। देखो अभी मेरे पास ये बोर्ड है, ओके, मैं अभी इस पर और ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहता हूं। मैं अगर चाहूंगा कि बड़ा पैनल लाऊंगा तो उसके लिए पता है आपको, अच्छा पैनल के लिए लाख लाख रुपया खर्चाना पड़ता है। ओके, अगर अच्छा स्टूडियो बनवाऊंगा उसके बाद 3 लाख में कंसल्ट कर चुका हूं बहुत सारा ये से कि 3 लाख 4 लाख रुपया का मतलब पैसा खर्चा होगा। लेकिन मेरे पास अभी जो है उसको मैं करूंगा, बाद में करूंगा, एक संगे बात करूंगा। पर अभी मेरे पास जो है मैं कोशिश कर रहा हूं उतना मैं आपको पढ़ाने के लिए। देखो मेरे पास कुछ नहीं पढ़ाने के लिए, ये सिर्फ देखो, ये एक डिजिटल टीवी है बीपीएल का कंपनी का, और एक क्या है, टैब है। ये आपका टैब, ये मार्कर, ये ट्राइपॉड, ये फोन, बस इतना इतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और ये एक है, देख लो ये बाइक, ओके, बस इतना मैं इन्वेस्ट किया। बस जो लाइट वगैरह है, मैं इधर ऑफलाइन पढ़ाता हूं और ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मैं तो आपको बोला हूं कि आप 1 साल कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं हर कंटेंट आपके पास दे पाता हूं या नहीं दे पाता हूं। देखिए धीरे धीरे देखो पॉलिटिकल सेशन में उसको थोड़ा और अपग्रेड करूंगा, यानी कि डिटेल्स। देखो पार्ट भी, अब पार्ट भी में क्या आएगा, आपका एग्जीक्यूटिव सब आएंगे, ओके। तो उसमें आपका यूथ एग्जीक्यूटिव आएगा ना, तो उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब रहेंगे। मैं उनको कैसे डिटेल आपके पास एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद पार्ट 6, हर पार्ट को जो जो उस पार्ट में है हम उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। जुडिशियरी पार्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब जो डिस्कशन होगा, और 2 क्लास के बाद अब पार्ट्स, उसके बाद शेड्यूल खत्म होने के बाद जब डिस्कशन होगा, सब डिस्कशन होगा, लेंथी डिस्कशन होगा। ये डिस्कशन अप टू द मार्क ऑफ यूपीएससी। जो लोग यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उन लोग के लिए भी फायदेमंद होगा। पर मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि, मैं बोल रहा हूं कि मेरे चैनल पे वो है दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग, दोज हु आर वांट्स टू सिट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो ग्रुप ए तो हाई हो गया, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए बेहतर है, फैक्चुअल डाटा है। और उसके बाद धीरे धीरे हम टेस्ट सीरीज लाएंगे। मैं बात कर रहा हूं टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। इधर देख लो, मंडे इंडियन पॉलिटी, ट्यूसडे इंडियन पॉलिटी, 2 दिन पॉलिटी। वेडनेसडे क्या है आपका, हिस्ट्री। हिस्ट्री में अब क्या पढ़ रहा हूं आपको, एंशिएंट हिस्ट्री। हाँ, और अब देखो मेरा वीडियो इधर उधर नहीं, मैं सबके लिए अलग अलग फोल्डर कर चुका हूं। इंडियन पॉलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको सब मिल जाएगा, हिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलग है, ज्योग्राफी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलग है, इकोनॉमिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलग फोल्डर है, ओके, जनरल साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलग फोल्डर है। और उसके बाद क्या है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, ये भी अलग फोल्डर है। सबके लिए मैं अलग अलग फोल्डर करके रखा हूं। बस आपको क्या है, नॉलेज गेन करो। अब धीरे 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 जाएंगे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे, ओके। क्या इसमें देखो, ट्यूसडे इंडियन पॉलिटी, वेडनेसडे हिस्ट्री, थर्सडे ज्योग्राफी, फ्राइडे इकोनॉमिक्स, सैटरडे जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस में क्या कर रहा हूं मैं, आपको इसमें एनसीईआरटी भी डाल रहा हूं। जनरल साइंस में भी मैं आपको एनसीईआरटी डाल रहा हूं, ओके, क्योंकि एनसीईआरटी मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाऊंगा। क्लास 6 अभी हमारा क्या चल रहा है ना, क्लास 6 का सिविक्स चल रहा है। क्लास 6 सिविक्स का हम 3-4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, गवर्नमेंट तक। 3rd चैप्टर उसका है ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तक हम खत्म कर चुके। और गवर्नमेंट का जो उसका क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। मैं ऐसा देखो, मैं क्वेश्चन आंसर भी डालवाता हूं, यानी कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि मेरे जो बच्चे सीबीएसई के लिए पढ़ते हैं उनको हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, उनको भी हेल्पफुल होगा। तो सब कुछ मैं डालता हूं, यानी एक खत्म हो गया चैप्टर, बस छोड़ दो, नहीं, चैप्टर खत्म हो उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर डालूंगा। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी डालूंगा। मैं आपको पहले बोला हूं, सीबीएसई खत्म होने के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा,
ओके, फिर क्लास 7, क्लास 8, क्लास, इसलिए मैं आपको 1 से 1.5 साल टाइम लिया हूं। क्यों लिया हूं? टाइम लगेगा, आप उसको वीडियो को देखिए, इसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और बीच बीच में क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज लाएंगे, क्योंकि आप जो पढ़ाओगे तो उसको आपको टेस्ट करना है ना। मैं जितना तक पढ़ा हूं, मैं कैसे उसको अच्छा करूंगा एग्जाम में। मैं आपको वादा करता हूं 1 साल 1.5 साल तक आप यूट्यूब में मेरे से टिक के रहिए, और मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मैं आपके पास इतना नॉलेज एक एस्टैब्लिश कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम के लिए आप खुद को मतलब क्या समझेंगे? काबिल समझेंगे। बी पॉजिटिव। ओके, हमेशा देखिए, मैं तो कहता हूं जो बच्चे मतलब जिनका मतलब ग्रेजुएशन खत्म हो गया है, वो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, भाई मत घूमो, लेक्चर देखो, पढ़ाई करो। मेरा ज्यादा टाइम नहीं, मैं आधा घंटा, घंटा, 1 घंटा बस वीडियो मैक्सिमम, बस देख लो क्या आज है एलएनटी एजुकेशन में क्या पढ़ा हुआ है, देख लो। वादा करता हूं 1 साल कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। मैं जैसे कंटिन्यूटी से मुझे सब्सक्राइब करे या ना करे, मैं देखता हूं हमेशा हमारा सब्सक्राइबर बढ़ता है कमता है। अभी मेरा 530 है, कल 532 हो गया, तो फिर आज 530 हो गया। मैं उससे डीमोटिवेट नहीं होता हूं, क्योंकि इस तरह करेंगे उसको अच्छा, मतलब जो नया जाएंगे, नया आएंगे, पुराना जाएंगे, ऐसा होता है। मैं डीमोटिवेट नहीं हूं कि नहीं मेरा सब्सक्राइबर कम हो रहा है, नहीं मैं पढ़ाऊंगा, आपको बोला हूं 1.5 साल तक, 1 साल तक मैं आपको बोलता हूं आप पढ़िए, आप भी पढ़िए, आपके दोस्तों को बोलिए पढ़ने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि हर डे अच्छा अच्छा लेक्चर आपके पास है। मैं इतना जान डाल रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं और मेहनत करूंगा, सब कुछ आपको दूंगा। हाँ, 2-3 दिन से सही ढंग से क्लास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा तबियत खराब था। अब तबियत ठीक हुई, भाई मशीन नहीं है तो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो कब ऐसा होगा। ओके, तो अब ठीक ठाक है, अब ठीक ठाक से क्लास चलेगा। दिन में हर एक दिन 3 क्लास। ओके, मैं आपको कैसा, मैं एक तो हर प्लेटफॉर्म में इसको शेयर करता हूं, इंस्टाग्राम में शेयर करता हूं, आपका स्नैपचैट में शेयर करता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूं, और मैं फेसबुक में भी शेयर करता हूं। और जो मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप में कांटेक्ट है, मैं उनको पर्सनल भी शेयर कर रहा हूं। आप लोग अच्छा या बुरा सोचो कि डेली सर इतना क्या वीडियो आ रहा है, मैं फालतू का वीडियो नहीं बन रहा हूं दोस्तों, मैं फालतू का वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं एजुकेशन बेस्ड वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको पहले से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो आपको नहीं चाहिए, अगर आपका घर में कोई बच्चा होगा, कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, तो उससे बोलिए ना, उसे आप शेयर कर दीजिए, तो उसका भला होना चाहिए। मैं सबका भला ही करना चाहता हूं, मैं इसलिए पहले से बोला हूं कि आई एम ब्रिंगिंग ए न्यू रिवोल्यूशन इन यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सपोर्ट मी। आप वो सपोर्ट कीजिए। और जो मेरे बच्चा और बच्चियां +2 में पढ़ रहे हैं, +2 सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उनको तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपका नॉलेज गेन करने के लिए। पढ़ लो यार, ये टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि कभी आपको हर साल अच्छा नौकरी आएगा, गवर्नमेंट जॉब आएगा, एक बार नौकरी क्रैक कर लोगे ना, तो मुझे बोले सर मेरा हो गया, जब हो गया। एक टीचर का पास उतना ही चाहिए। मैं एक दूर में 13 साल से 14 साल से पढ़ा रहा हूं, 14 ईयर से पढ़ा रहा हूं, 10th +2 का पढ़ा रहा हूं। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। ओके, तो मेरा एक मोटिव है, क्या है कि मोटिव है कि मैं जैसे 10th और +2 मुझे सक्सेस मिला है, क्योंकि मेरा हर साल मेरा 100% रिजल्ट होता है। आप कभी आ जाओ इधर एलएनटी एजुकेशन में, आपको एड्रेस देता हूं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा डिस्क्रिप्शन में हमेशा कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूं, और एड्रेस है नीलाद्री विहार, हरे कृष्ण नगर। ओके, नीलाद्री विहार, हरे कृष्ण नगर। किसको भी पूछ देना एलएनटी एजुकेशन कहां है, और उसका नियर बाय लोकेशन क्या है ना, आपका गवर्नमेंट यूपी स्कूल। पूछ देना एलएनटी एजुकेशन कहां है, आप इधर आ जाना, और मैं आपको बताऊंगा मैं कितना स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। देयर अबाउट मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, thousands more than students I have already taught them, और मेरा रिजल्ट हमेशा होता है 100%, 90% आता है, 80% आता है, 70% आता है। ओके, इस तरह बच्चे पढ़ते हैं। इस बैच में अच्छा है, मतलब अच्छा रिजल्ट करने की उम्मीद रखा हूं। इसलिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो भी आ जाओ, मैं उन लोग को लाइव क्लास लेता हूं। जो बोर्ड एग्जाम करते हैं उन लोग का मैं शाम 9:30 से 10:30 तक लाइव क्लास लेता हूं, जरूर जाओ चैनल में।
वादा करता हूं 1 साल 1.5 साल के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। आप इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई दोस्त, उस टाइम को मेरा वीडियो में डाल दो कंटिन्यूसली। मैं ये नहीं बोलता हूं कि यूट्यूबर देखो ऐसा होते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए चलो 1-2 क्लास डाल लेते हैं, फिर आ जाओ मेरे एप्लीकेशन पर आ जाओ कि ये पेड कोर्स ले लो। अगर मैं पेड कोर्स बनाऊंगा ना, मैं भी वादा करता हूं यूट्यूब में 1.5 साल तक 2 साल तक मैं जो आपको वादा किया हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको फुल कंटेंट दूंगा। मेरा हर फोल्डर में आप जाओ और देखो कि उसका कंटेंट डेली 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 बढ़ रहा है और बढ़ेगा। 1.5 साल 2 साल के बाद आप देखना, हर पॉलिटी में 50 लेक्चर, हिस्ट्री में 50-60 लेक्चर, ज्योग्राफी में 50-60 लेक्चर, इस तरह हो जाएगा। 1 2 3 नहीं, पूरा कंटेंट आपको दिलवा दूंगा और आपका एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सिर्फ कंटेंट नहीं, कंटेंट के साथ रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी तो मस्ट में करा रहा हूं। और एनसीईआरटी हर एग्जाम का बाप है, ओके? क्यों? एनसीईआरटी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपने तरफ से कोशिश करना। देखो 1.5 साल तक, ओके, 1.5 साल तक ये कोशिश जारी रहना चाहिए। एक टीचर और आप मेरे स्टूडेंट्स या मेरे यंगर्स, मेरे एल्डर्स, मेरा भाइयों मित्रों, जो भी आप लोग, कोशिश जारी रखो और मैं वादा करता हूं 1.5 साल के बाद 100% आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ओके, सो बहुत हो गया आज क्या मोटिवेशन। लेट अस स्टार्ट द क्लास। अब हम शुरू करेंगे हमारा क्लास। क्या है आज का क्लास कि एनसीईआरटी में गवर्नमेंट चैप्टर में हम कुछ पढ़ाए थे, उसका आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट गवर्नमेंट का डाटा है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाएगा, फिर एक दिन लंबा क्लास होता हो गया तो अच्छा है आपके लिए। ओके, हाँ, और एक बार बोलता हूं, मैं मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप में, मैं आप लोग को डेली हमेशा वीडियो शेयर करूंगा। आप मुझे अच्छा सोचे या गलत सोचे, मैं एक अच्छा एंगल से सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं कि अगर आपका वो वीडियो दरकार है, अब मतलब ये आपको चाहिए तो आप देख लो। अगर आपका यूज नहीं है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका आसपास पे जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, तो उनको बोल दो भाई मैं आपको वीडियो शेयर किया हूं, आप थोड़ा पढ़ लो, देख लो। 1 2 3 4 10 वीडियो देखने के बाद उनको बोलो कि इस चैनल में आप रेगुलर वीडियो देखो, कि उनका भला होगा। कि हम सबको सबका भला चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। ओके, तो एक रिवोल्यूशन लाया हूं, प्लीज सपोर्ट मी इन दिस रिवोल्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, गवर्नमेंट, तो ये देखो गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन, या एडवर्टाइजमेंट तो आता ही रहता है गवर्नमेंट। या ये देखो, ये एनसीईआरटी की किताब है। ओके, ये 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, उसका आंसर के साथ डिस्कशन करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो वर्ड है, मतलब उसका अर्थ क्या है। लिस्ट 5 ways in which you think the government affect your daily life। तो आप 5 चीज बताइए। गिव द 5 ways in which you think, कि आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आपका डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करता है, कुछ प्रभाव डाल रहा है। ये क्वेश्चन है, क्लियर है क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वर्ड का मतलब क्या है। लिस्ट 5 ways, 5 तरीका बताइए इन व्हिच यू थिंक, कि आप सोच रहे हैं गवर्नमेंट अफेक्ट यू डेली लाइफ, कि सरकार आपका डेली लाइफ में अफेक्ट डालता है। यह है क्वेश्चन। ओके, उसका आंसर देखेंगे। कम टू द आंसर। यस, एनसीईआरटी गवर्नमेंट। ओके, तो क्वेश्चन पूछा पहला क्या, व्हाट इज गवर्नमेंट। लेट मी टू चेक एवरीथिंग इज करेक्ट। यस, अच्छा आ रहा है। अच्छा, क्या लिखा है, गवर्नमेंट क्या है। देखो,
गवर्नमेंट इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू विच वी विल through which the will of the state is created or expressed and implemented। गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से द will of the state is created और expressed और implemented। एक स्टेट का रूपरेखा क्या होगा, एक स्टेट क्या चाहता है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट अच्छा होगा एक स्टेट वेलफेयर गवर्नमेंट बन जाएगा, और गवर्नमेंट तानाशाही होगा तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बन जाएगा, और गवर्नमेंट में राजा रहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोनार्की बन जाएगा। सो गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू व्हिच द विल ऑफ द स्टेट क्रिएटेड, एक्सप्रेस्ड एंड इंप्लीमेंटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट जिसके माध्यम से एक स्टेट का विल, एक स्टेट का शेप बनेगा, कैसा होगा, ओके और उसको इंप्लीमेंट हो सकता है। और आप सबको पता है कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है। क्या है मेरा दोस्तों? लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव यानी कि दोज हु आर मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव दोज हु आर इंप्लीमेंटेड द लॉज, judiciary separate body। article 50 talks about the separation of power between the judiciary and executive, वो डिफरेंट है। उसका काम है check and balance, whether the laws made by the legislator as per the constitution or not, because constitution is the supreme law of the land। मैं पहले से बोल चुका हूं, इस भारतवर्ष का सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उससे ऊपर कोई नहीं। ओके ना नरेंद्र मोदी जी है, ना मोहन मांझी जी है, ना कोई है। ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटर जो नियम लाएंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की तहत होना चाहिए। ओके तो उसका काम क्या है? ना एग्जीक्यूटिव, और क्या काम है, सॉरी जुडिशियरी का, और क्या काम है जुडिशियरी का? टू कीप जस्टिस। सबको चाहिए भाई जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ओके इकोनॉमिकल जस्टिस, हर टाइप का जस्टिस हमें चाहिए। जस्टिस देना काम है किसका है? जुडिशियरी का। ओके उसका सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? ये देखो, द गवर्नमेंट एफर्ट्स डेली लाइफ इन फॉलोइंग ईयर्स। क्वेश्चन था ना कि 5 टू कारण दीजिए कि गवर्नमेंट हमारा डेली लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है। देखो दीजिए क्या होता है? इट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज। जो हमारा सोसाइटी में सोशल इश्यूज होता है उसके ऊपर एक्शन लेता है। ओके सोशल इश्यूज बहुत सारा है सोसाइटी में। इसको देखो पहले क्या था? अनटचेबिलिटी, तुम छोटे जात का हो, मैं बड़ा जात का हूं, अनटच नहीं होता, नहीं गवर्नमेंट इसको आठ किया, नहीं दिस आर द बैड प्रैक्टिस, उसको हटा। क्लियर? इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। स्टेट का बाउंड्री क्या होगा? भारतवर्ष का बाउंड्री क्या होगा? ईस्ट में कितना तक, वेस्ट में कितना तक, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा बाउंड्री, उसको सेट करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? थ्रू इट्स आर्मीज, थ्रू सोल्जर्स। क्लियर? थर्ड क्या है? इट टेक्स डिसीजन ऑन ले रूट्स। देश का रास्ता कैसा होगा, नेशनल हाईवेज कैसा होगा, फ्लाईओवर कैसा होगा, इसको डिसीजन लेगा। इट बिल्ड स्कूल्स। शिक्षित बनेंगे, लिटरेट बनेंगे तो देश को हम आगे लेकर जाएंगे। वो कैसा होगा भाई? स्कूल। स्कूल इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। स्कूल में ना अच्छा मतलब स्कूल अब खुद को मतलब क्या करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। स्कूल एक कारखाना है, जिस कारखाने में हम क्या करते हैं, शेप देते हैं बच्चों को। अच्छा बच्चा निकालना एक स्कूल का जिम्मेदारी। ओके नेक्स्ट, इट मेक्स लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड इंप्लीमेंट देम। ऐसा लॉ लाएगा जो लॉ लोगों के लिए बेनिफिट होगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा। Clear? So these are the five points and effects on daily life. Clear? Next, come to the next question. Question number 2. Just look and vote. Why do you think the government needs to make rules for everyone in the form of law? Why do you think? आप क्यों सोच रहे हैं
द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक, कि सरकार को चाहिए क्या करना, मेक रूल्स फॉर एवरीवन, सबके लिए रूल्स बनाना, इन द फॉर्म ऑफ लॉज, रूल्स किस फॉर्म में, लॉज की फॉर्म में बनाना चाहिए। तो आप क्यों सोच रहे हैं, क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन का जड़ समझो, आप क्यों सोच रहे हैं, एनालिटिक्स, आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो रूल्स लाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लॉज की तरफ लाना चाहिए। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या आंसर क्या है। यस देखो ये इसका आंसर, देखो थोड़ा सा पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है आंसर, ये रहा आपके लिए। देखो, द लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट, द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन हैज टू फॉलो दिस लॉज। According to these laws, a government can function and make decisions and vested with power to enforce these laws. क्या लिखा है कि the laws made by the government, गवर्नमेंट जो लॉ बना रहा है, and every citizen has to follow these laws, और हर सिटीजन को इसे फॉलो करना चाहिए। According to these laws, इस लॉ के हिसाब से a government can function, सरकार का फंक्शन क्या है, काम क्या है, make decisions and vest with power to enforce the laws। इसी लॉ को आप क्या करो, इस जो रूल्स अप्लाई उसको लॉ में बदल दो, उसको एनफोर्स कर दो लॉ में, और उस सबके लिए अच्छा है तब बना दो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको मतलब रास्ता से आप जा रहे हो गाड़ी से, 2 व्हीलर से, आपको हेलमेट पहनना जरूरी। पहले क्या था, जो फ्रंट में बैठा है, जो बाइक राइड करते हैं उसके लिए कंपल्सरी, अब क्या कर लिया, 2 मैक्सिमम 2 बैठो और दोनों का भी हेलमेट होना चाहिए। तो अच्छा नियम है, अच्छा लॉ है, उसको ये बना दो, कानून बना दो, जो अच्छा है उसको आप एनफोर्स कर सकते हैं कानून में, लॉज में। ओके नेक्स्ट, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज, बिकॉज बाय डूइंग सो पीपल कैन ओबे रूल्स एंड thus नेशन एज अ होल लीड सिक्योर लाइफ। यस मैं भी बोल रहा हूं, अगर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो रूल्स है, ओके रूल्स फॉर एवरीवन, जो रूल्स होगा सबके लिए समान होना चाहिए, और वो रूल्स अच्छा है तो उसको लॉ बना दो। लॉ होने से क्या होगा, देश का लॉ एंड ऑर्डर सही तरह से मेंटेन होगा, और होल एक नेशन का सिक्योर लाइफ बन जाएगा, एज ए नेशन सबका सिक्योर लाइफ हो जाएगा। यही इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी ये मैडम कहां से आ जाते हैं, गॉट इट। 3 देखो, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बताइए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का 2 एसेंशियल फीचर क्या है, बहुत सारा फीचर है, क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कंटिन्यू हर 5 साल में फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए, प्रोवाइड इक्वलिटी टू ऑल, प्रोवाइड डिग्निटी टू ऑल, ये है ना। चल देखते हैं क्या आंसर है। देखो 3 the 2 essential features of a democratic government are, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का 2 एसेंशियल फीचर क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल इज नेसेसिटी इन द एक्ट अकॉर्डिंग टू विल ऑफ द पीपुल, कि गवर्नमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन कैसा होगा, थ्रू इलेक्शन, क्योंकि हमारा तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वी बिलीव इन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हम कैसे ही करेंगे, थ्रू इलेक्शन। तो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नेसेसिटी है, और इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू, यस, और ये गवर्नमेंट हमेशा इट शुड बी एक्ट एज पर द विल ऑफ द पीपल, लोगों का जो विल है, लोगों का जो इच्छा है उस तरह गवर्नमेंट एक्ट होना चाहिए। इच्छा मतलब क्या, देखो अगर गवर्नमेंट एक न्यू टैक्स स्ट्रक्चर लाता है कि आप इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा,
पर अगर एक देश में लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो कैसा देंगे? टैक्स देंगे, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को शोषण करोगे, नहीं, यू कैन एक्सक्लूड। जितने तक लोग टैक्स दे सकते हैं बस उतना ले लो, उस तरह से टैक्स स्लैब ले लो। ओके, तो इट ऑल्सो एक्ट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। क्लियर? ये आपका दो ये है। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया होगा, क्या सॉरी, देखो, व्हाट वाज सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश? ये सफरेज मूवमेंट क्या है और व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या है? ओके, ये जो आप बोलते हैं ना सफरेज मूवमेंट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, देखो ये जो वेस्ट वालों, यूएस, यूके, ओके, ये जो बोलते हैं आप डेवलप्ड है, आपको पता है ना, ये लोग ना जो पहले उनका डेमोक्रेसी लाए थे, जब इलेक्शन उनका होता था, वो पहले सबको इलेक्शन में शामिल नहीं किए थे। आज भी यूएसए में अपार्टहेड है, आज भी यूएसए में, ब्रिटेन में, फ्रांस में राशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सोचो अगर आज भी ऐसा है तो जब उनको पहले से, मतलब जब उनका डेमोक्रेसी उनका स्टार्ट हुआ होगा तो वो कभी भी सबको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए चांस नहीं मिला होगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सफरेज मूवमेंट एंड व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। देखो ये क्वेश्चन आंसर, दो पार्ट है, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट उसका। देखो द सफरेज मूवमेंट मीन्स राइट टू वोट, मैं पहले बोल चुका हूं, हमारे इसमें किया, हम पहले से लाए हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिनका एज 18 और 18 से ज्यादा है, दे आर एबल टू कास्ट देयर वोट irrespective of any race, any caste, any religion, any creed, any place of birth, whatever, don't matter, but all has the right to vote. Okay, this movement belongs to the women and poor people who have fight to participate in the government. मैं पहले से बोल चुका हूं, women को और जो poor, those who are vulnerable people in the society, they are not getting a chance to cast their vote. ये इंडिया में नहीं, मतलब वेस्ट में। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 द स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट गेट स्ट्रेंथेन्ड। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना 1914 से 1919 तक, तब क्या हुआ कि तो ये स्ट्रगल, मतलब जो कह रहे थे लोग कि राइट टू वोट, हमें वोट चाहिए, हमें भी राइट मिलना चाहिए वोट देने के लिए। वुमेन्स आर प्रोटेस्टिंग, poor peoples are protesting, those who are working the plants in factories, agriculture workers, laborers, artisans, हर सेक्टर का लोग इधर protesting कि we should get the opportunity to cast our vote, we should have the decision, we should have the power to choose our government. Okay, they are struggling. The struggle comes to be known as the suffrage movement. ये जो struggle था उसे क्या बोलते हैं? suffrage movement बोलते हैं। Clear? Okay, next part. Accomplishment of suffrage. देखो, during the World War I, men were away from their houses fighting in the battlefield. तुम पता होगा तो World War I हुआ था, मतलब जो men रहते घर में, तो they are engaged in the war, क्योंकि एंटायर यूरोप में, तो एंटायर यूरोप इस वर्ल्ड वॉर में एंगेज था ना, तो जो मेल होते हैं वो मतलब वार में एंगेज थे। At this time, women were called upon to do the work which were earlier done by men. तब क्या एक टाइम आया जो वुमेन को अवसर मिला कि पहले मेल जो काम करते थे तो उसी काम करने के लिए वुमेन को मिला, क्योंकि मेल्स आर एंगेज इन द वर्क्स। क्लियर? वुमेन did their best and try to manage organize different kinds of works. तो वुमेन इतना एफर्ट डाले कि वो लोग सफल हो गए। They can manage different kinds of work to perform. People wanted to do that women can do such work. Women began to be seen as being equally capable for doing hard work and making decisions.
तब लोगों को विश्वास हुआ कि देखो मैन की तरह वुमेन भी अच्छा काम कर रहे हैं, इक्वल, और उनका भी अच्छा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है। तब उनको याद नहीं नहीं उनको भी तो मिलना चाहिए। देखो ऐसा होता है। द पीपुल हु वर डिमांडिंग द राइट फॉर द वुमेन एंड गॉट देयर डिमांड हार्ड एंड सेट देमसेल्फ इन रिलाइंग द पब्लिक प्लेसेस एंड मीटिंग्स। अब क्या हुआ, जो मूवमेंट फास्टर हो गया, जो लोग चाहते फेमिनिस्ट मूवमेंट करते थे कि वुमेन को भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उनका मूवमेंट जोरदार हुआ। इन अमेरिका फाइनली वुमेन वेयर राइट गिवन राइट टू वोट 1920 और यूके 1920। देखो अमेरिका जो बोलता है आई एम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो उस कंट्री में 1920 में जाकर वुमेन को इलेक्शन में तो वोट देने के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अवसर मिला। और यूके यूनाइटेड किंगडम 1928 में मिला। पर हमारा क्या, जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्टमेंट किए फटाफट, पहले क्या था 21 साल था, 21 साल था, उसके बाद 1898 में से 1989 में के 1989 में तो हम क्या किए, 21 साल को घटा के कितना कर दिए, 18 साल कर दिए। 21 को घटा के कितना कर दिए, 18 साल कर दिए। हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम वेस्ट वाले की तरह नहीं है कि नहीं पहले मेल देंगे, मेल फिर जो रिच, उसके बाद फीमेल। हमारा ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ, हमारा ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ इसके लिए। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी ये बीच बीच में आड़ आ जाता है भाई। ओके देख लो, थोड़ा सा छोटा कर था। देखो गांधी जी, क्वेश्चन 5, या गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जी का बिलीव था कि हर भारतीयों को वोट देने का अधिकार है। ओके, however a people don't share his views. They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given right to vote. कुछ लोग थे ऐसे सोचते हैं कि नहीं, जो लोग इलिटरेट है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। What do you think? आप क्या सोच रहे हैं? Do you think this would be a form of discrimination? कि आप सोच रहे हैं कि ये जो उनका सोच था ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट रिव्यूज। अगर है तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए आपका आंसर को यस, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं यस इट्स वन टाइप डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप 5 पॉइंट दीजिए। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है ना? चलिए देखिए उसको क्या। यस देखो, बिफोर पार्टीशन कब हुआ, 1947 को। ओनली फ्यू पीपुल वर गिवन राइट टू वोट। यानी कि 1947 से पहले कौन थे, गोरे ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट में क्या था, सबको नहीं मिलता था। मतलब धनी यानी कि रिच है उनको वोट देने का अधिकार था। ओके, वी थिंक दैट पीपुल मस्ट बी गिवन राइट टू वोट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 1950 जनवरी 26 में, तो हम क्या सोचे कि हम सबको राइट देंगे, those who are 21 हम सबको राइट्स देंगे टू कास्ट देयर वोट, दे शुड बी पार्टिसिपेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके देखो, द गिवन स्टेटमेंट शोज इट ए केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, यस डिस्क्रिमिनेशन। जो लोग सोचते थे नहीं इलिटरेट पर्सन शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो हम क्या सोच रहे हैं ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों है, ये आपका व्यू पॉइंट चार्ट। देखो ये आपका व्यू पॉइंट्स क्या है, देखो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। ओके, ऑल सिटीजन्स हु आर रिजाइडिंग इन इंडिया दे आर इक्वल बाय लॉ। लॉ के हिसाब से इक्वल है, दैट्स व्हाई दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू वोट। According to Constitution, there is no difference between man and woman, poor and rich. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं मेल और फीमेल के बीच में, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं रिच और पुअर के बीच में। सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू कास्ट देयर वोट, टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट।
द लॉज आर नॉट मेड फॉर मेल ओनली। जो लॉ है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ओनली मेल के लिए नहीं है, बोथ मेल फीमेल सबके लिए है। ऑल सिटीजन्स मस्ट बी ग्रांटेड राइट टू वोट, और हर सिटीजन्स को राइट टू वोट मिलना है, उनका वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपका क्लेम, ये आपका 4 पॉइंट है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वली बाय लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, poor and rich। Third, the laws are not made for male only। Fourth, all citizens must be granted right to vote। तो हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। ओके, तो ये था आपका इस सवाल का आंसर। ओके, तो आशा करता हूं ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर कुछ डाउट है प्लीज यू कैन कमेंट मी। ये भाई किसके लिए हेल्पफुल होगा? जो मेरे छोटे छोटे क्लास 6 के बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई में, उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। और मेरे जो बड़े बड़े भाइयों और बहनों, ओके, जो प्रिपेयर करना चाहते हैं किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा। क्लियर? ओके, अच्छा, कुछ उसका एडिशनल पॉइंट देखते हैं। चलिए कुछ उसका एडिशनल पॉइंट देखते हैं। किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं। देख लो। यस, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट। डिटेल्स पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे इस गवर्नमेंट चैप्टर का। और थोड़ा सा नोट्स देख लो, कुछ नोट्स है। देखो, गवर्नमेंट्स आर स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू व्हिच सोसाइटीज एस्टैब्लिश लॉ, मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड सर्विस एंड मेक कलेक्टिव डिसीजंस। मैं पहले से बोल चुका हूं, गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से सोसाइटी में लॉ एस्टैब्लिश होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, सबको सर्विस मिलता है और कलेक्टिव डिसीजन को भी रेस्पेक्ट मिलता है। यह है गवर्नमेंट। ओके, द वेरी वाइड इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, आइडियोलॉजी बट शेयर कॉमन पर्पस। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका फंक्शन अलग है और सबका आइडियोलॉजी भी अलग है, पर एक कॉमन पर्पस है। क्या है? टू रूल द कंट्री, टू रूल द कंट्री। देखिए क्या है, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है? व्हाई यू फॉर्म द गवर्नमेंट? देखिए पहले क्या, मेंटेन ऑर्डर, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, एनफोर्स लॉज टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। जो लॉज है इस लॉज को एनफोर्स करेगा ताकि एक स्टेट में स्टेबिलिटी और सेफ्टी आएगा। महिला के लिए अच्छा आइन लाना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा मतलब लॉज लाना चाहिए ताकि इस कंट्री का स्टेबिलिटी और सेफ्टी रहेगा। प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, लोगों को तो सर्विस देना ही देना है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है, एजुकेशन सेक्टर में काम करना है, हेल्थ केयर सेक्टर में, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ओके, ये अगर अच्छा हो गया तो सुनिश्चित 100% एक कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। एंश्योर जस्टिस, मैं पहले से बोल चुका हूं, जस्टिस हम सबको चाहिए, इसको भी एंश्योर करना पड़ेगा। लीगल सिस्टम टू द रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड अपहोल्ड राइट। ओके, तो ऐसा लीगल सिस्टम लाना चाहिए ताकि जो डिस्प्यूट है उसको हम सही तरह से रिजॉल्व कर सके। अपहोल्ड राइट, सबको राइट्स मिलना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स है सबको ये फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, ये हर गवर्नमेंट का काम है। नेशनल सिक्योरिटी तो मस्ट। ओके, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट, अगर कोई इंटरनली या एक्सटर्नली थ्रेट मिल रहा है स्टेट को या अपनी कंट्री को, आप इसको डिफेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट, आपको देश का इकोनॉमी को भी संभालना है, ठीक करना है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। रेगुलेट एंड प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देश में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलेट हो, उसको कैसे बढ़े, तो उसको उसके लिए डिफरेंट टाइप्स का लॉज लाना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए। ओके, तो ये उनका काम है। प्रमोट वेलफेयर
क्योंकि ये देश भारत एक वेलफेयर स्टेट है, उस वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए। सपोर्ट फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी वेलबींग, जो हमारा स्टेट में, हमारा देश में दोज हु आर लिविंग इन द बीपीएल, दोज हु आर लिविंग इन द वल्नरेबल लाइफस्टाइल, तो उनको अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, उनके लिए अच्छा स्कीम लाना चाहिए, उनके लिए अच्छा मतलब क्या रोजगार देना चाहिए। ये स्टेट का गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये देख लो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। 1 सेकेंड, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये देख लो क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या पहले से बोल चुका हूं, ये 3 टाइप का होता है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, सॉरी 4, ओलिगेसी, थियोक्रेसी, रिपब्लिक, मोनार्की एंड एब्सोल्यूट मोनार्की। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। देख लो, फर्स्ट है डेमोक्रेसी। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले क्या है डेमोक्रेसी। यस, तो डेमोक्रेसी में क्या है, पावर लाइज विद द पीपुल अपॉन थ्रू इलेक्टेड। डेमोक्रेसी में पावर लोगों के हाथ में रहना चाहिए, और ये पावर कैसा आएगा ना, थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के माध्यम से। क्योंकि हम आज एक्स पार्टी को इलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो एक्स पार्टी अच्छा काम नहीं कर रहा था, उसको टपल डाउन कर सकते हैं, वाई पार्टी को भी ला सकते हैं नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से पावर लोगों के हाथ में है जिस गवर्नमेंट में, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पीपुल्स आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दिस गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। ओके ओके, एग्जाम्पल यूएस, इंडिया, इंडिया और यूएस में टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है कि पावर एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में कॉन्सेंट्रेट है। पावर इज हेल्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में सारा पावर है, वो कंट्रोल करे, उसके पास रिमोट कंट्रोल है, वो सबको कंट्रोल करेगा अल्टरनेट नेशन को। एग्जाम्पल जो आपका एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, राजतंत्र, सऊदी अरबिया। ओके, डिक्टेटरशिप, किम जोंग, कोरिया, नॉर्थ कोरिया। क्लियर? देन ओके, ओलिगार्सी। ओके, ओलिगार्स, ये क्या है ओलिगार्सी में, पावर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अगर एक देश का पावर कुछ एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के पास कंसंट्रेट है, वो सब क्या बोलते हैं, ओलिगार्सी बोलते हैं, ओलिगार्सी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कॉर्पोरेट ओलिगार्सीज और एरिस्टोक्रेसीज। जो एरिस्टोक्रेट लोग रहते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट लोग रहते हैं और उनका पास पावर कंसंट्रेट है, तो उस टाइप का गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ओलिगार्सी बोलते हैं। देन थियोक्रेसी, थियोक्रेसी यानी क्या, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल। अगर कोई कंट्री का गवर्नमेंट उसका रिलीजियस प्रिंसिपल के साथ चलता है, हम उसे क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे। ईरान, वेटिकन सिटी, तो उधर जो गवर्नमेंट चल रहा है थियोक्रेसी, उनका इस्लाम है, इस्लाम उधर चल रहा है, उनका इस्लाम में जो होगा रूल्स होगा, ये सबके लिए मतलब सब इसको पालन करना चाहिए। देन रिपब्लिक क्या है, ए गवर्नमेंट विदाउट ए मोनार्की वेयर ऑफिशियल्स आर चोजन बाय द पीपल। ओके, तो रिपब्लिक क्या है, एक गवर्नमेंट जहां पर मोनार्की नहीं होंगे, राजतंत्र नहीं होगा, लेकिन जो ऑफिशियल्स है, वेयर ऑफिशियल्स आर चोजन बाय द पीपल। ऑफिशियल्स को लोग चूज करेंगे थ्रू इलेक्शन। फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ये याद रखना, साउथ अफ्रीका फ्रांस क्या है, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। देन मोनार्की, रूल बाय द किंग और क्वीन और एम्परर, जहां पर किंग, क्वीन और एम्परर शासन कर रहे हैं उसे मोनार्की बोलते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है, सऊदी अरबिया। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यूके। याद रखना, दो टाइप हो जाएगा, एब्सोल्यूट मोनार्की एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की कहां पर है, सऊदी अरबिया में है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहां पे है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। ये भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी याद रखना। एब्सोल्यूट मोनार्की सऊदी अरबिया,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यूके। क्लियर? देन कम टू द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ब्रांचेस मैं पहले से बोल चुका हूं, 3 ब्रांचेस है। ओके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो फर्स्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, कौन एग्जीक्यूटिव है? एग्जीक्यूटिव काम क्या है? टू एनफोर्स लॉ, द लॉज व्हिच आर मेड बाय द लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटिव लॉ मेक करेंगे और उसको एनफोर्समेंट कौन करेंगे? एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दे कम अंडर द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव क्या है? द मेक लॉज, वो लॉ ये करेंगे। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, कांग्रेस, जैसे कांग्रेस होता है यूएस में बोलते हैं कांग्रेस बोलते हैं। ओके, और इंडिया में क्या बोलते हैं उसको? पार्लियामेंट बोलते हैं। दे मेक द लॉज। जुडिशियरी क्या काम है? इंटरप्रिट लॉज एंड एंड्स टू जस्टिस। लॉज को इंटरप्रिट करना, जो लॉज है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और नहीं, चेक एंड बैलेंस करना और लोगों को जस्टिस देना। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? देन प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस। गवर्नेंस का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? देखो, पहले रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ क्या है? एवरीवन इंक्लूडिंग लीडर्स इज सब्जेक्ट टू लॉ। लॉ के सामने सब सेम, ऑल आर इक्वल। रूलर हो या रूलिंग क्लास हो, प्रजा हो या राजा हो, सब एज पर द लॉ ऑल आर इक्वल। सेपरेशन ऑफ पावर मींस डिवाइडिंग द पावर टू प्रिवेंट टायरानी। पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर स्टेट गवर्नमेंट को आपका क्या है? आपका जो पंचायत राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, ग्रासरूट लेवल में। ये क्या है? इधर पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है? ओके, चेक्स एंड बैलेंसेस। ईच ब्रांचेस लिमिट द पावर ऑफ अदर्स। हर ब्रांच का पावर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव आप अपना काम करो, यू कैन नॉट डू द वर्क एज लेजिस्लेटर एंड यू कैन नॉट इंटरफियर विद द जुडिशियरी। जुडिशियरी आपका ये काम है, बस आप एग्जीक्यूटिव में ये दखल अंदाज नहीं कर सकते। इसे क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंसेस। ईच branch limits the power of others. Then accountability. Leaders are responsible to citizen. Leaders are responsible to the citizen. क्यों? Because citizens choose the leaders. So leaders, the prime duty of the leaders, they have to be accountable to their citizens. Okay? Transparency, open governance to institute trust. Governance open होना चाहिए, सबका ट्रस्ट आना चाहिए, ट्रस्ट उर्दी होना चाहिए, ट्रस्टी होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम। अब जो फंडामेंटल फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स। ओके, एंड नाउ दीज आर द चैलेंजेस इन गवर्नमेंट्स। ओके, ये है गवर्नमेंट का चैलेंज। गवर्नमेंट के सामने क्या है चैलेंज? गवर्नमेंट के सामने क्या है चैलेंज? ये देख लो। करप्शन। करप्शन क्या है? मिस यूज ऑफ पावर फॉर द पर्सनल गेन्स। भाई आप लोग नेता बन गए, आपका पर्सनल गेन करने के लिए आप करप्शन नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को मिसयूज नहीं कर सकते, इसे बोलते करप्शन। इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी। डेमोक्रेटिक कंट्री में है, हमारे देश में नहीं है क्या? हमारे देश में बहुत है। इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ग्लोबलाइजेशन, बैलेंसिंग नेशनल एंड ग्लोबल इंटरेस्ट। ओके, पहले नेशनल इंटरेस्ट देन ग्लोबल इंटरेस्ट, इसको मैटर करना चाहिए। एनवायरमेंटल इशू, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन, कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह हो रहा है इसको सही तरह से एड्रेस करना चाहिए। ओके, रिसोर्स मतलब हमारा पास जो रिसोर्स है मतलब वो बहुत हाई स्पीड से वो डिप्लीट हो रहा है। पब्लिक ट्रस्ट, मेंटेन लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी। हर गवर्नमेंट का काम ही है, ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, ये पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ओके, लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहा है, भरोसा नहीं आ रहा है लोगों का, भाई ये प्रॉब्लम है। ओके, सो दीज आर द challenges for the government. क्या है? Corruption, inequality, globalization, environmental issues and public trust. These are the 5 main challenges for the government. करप्शन को रोकना है, इनइक्वालिटी को रोकना है, इक्वालिटी सबको देना है। ओके, ग्लोबलाइजेशन, ये सब ग्लोबलाइज हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाए। ओके, नेशनल और ग्लोबल इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। एनवायरमेंट सबसे बड़ा इश्यू है, क्लाइमेट चेंज, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, और इश्यू जो हमारा डिप्लीट हो रहा है इसको सही तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। तो पब्लिक ट्रस्ट, एक गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट कर रहे हो ना, तो आपका ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, और एक आप लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी आपको मेंटेन करना चाहिए।
ताकि आपके ऊपर भरोसा है, यस दिस इज बेस्ट गवर्नमेंट। क्लियर? सो दीज आर इंपोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स फॉर द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में और कुछ डाउट रहा तो प्लीज मुझे बताइए। मैं इतना बोल रहा हूं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आपके लिए तो इतना बेहतर है, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। इसको पढ़ना और इसको रिवीजन करना, बस ये मांगता हूं। और लेक्चर तो अच्छा लगा है आपको, मुझे पता है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बहुत मेहनत होता है क्लास करने के लिए, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाना, मतलब सोच के आना, बच्चों को रिप्रेजेंट करना, बहुत मेहनत होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।